हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपने अभी तक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही क्लासेस होगी उससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं एमएसएन के अंदर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन क्या होता है? तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता कहाँ है और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन क्या होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता कहाँ है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, वहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? अब रीगर्जिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम मान लो, और ये राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है तब यहाँ पे क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व का फंक्शन क्या होता है कि राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है उसको राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजना। लेकिन इसका जो फ्लो है वो वन वे होता है वाल्व का। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रीगर्जिटेशन के अंदर राइट एट्रियम के अंदर वापस ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल से, यानी कि इसका बैक फ्लो हो जाता है वाल्व का ख़राब होने की वजह से। तो इसके अंदर क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, राइट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का। तो ये होता है ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। फिर इसके बाद आता है कि इसके कोजेज क्या है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन होने का रीज़न क्या है या इसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इटियोलॉजी इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कोजेज पढ़ने से पहले इसका जो दूसरा नाम है वो बता देता हूँ मैं, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का। तो ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का दूसरा नाम है, ये दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ट्राइकस्पिड इनसफिशियंसी। ट्राइकस्पिड इनसफिशियंसी के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और नाम है इसका, ट्राइकस्पिड इनकम्पिटेंस। ट्राइकस्पिड इनकम्पिटेंस। तो ये इसके दो नाम और होते हैं ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के। तो ये थी इसकी कॉमन डेफिनेशन या ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन क्या होता है। इसके बाद आता है इसका कोजेज, किसके कौन कौन से कोजेज होते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है ये कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, एंडोकार्डियल कशन डिफेक्ट, ECD। ECD क्या होता है, ये एक वो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, जिसके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है ये एंडोकार्डियल कशन डिफेक्ट। ये क्या होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो वाल्व है, हार्ट की जो वाल है, चारों चेम्बर जो सेपरेट हो रखे हैं वो नहीं हो पाते, चारों चेम्बर में गैप होता है, अलग अलग सेपरेट होते हैं। या इसके अंदर क्या होता है, जो वाल्व है अपर वाल और जो लोअर वाल है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो सेपरेट हो जाते हैं। या जो बाइकस्पिड वाल्व होता है या मिट्रल वाल्व होता है उसके अंदर भी सेपरेशन हो जाता है। तो ये होता है एंडोकार्डियल कशन डिफेक्ट। ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है हार्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंडोकार्डियल कशन डिफेक्ट क्या होता है। ये जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो वाल्व है वो वाल्स है वो सेपरेट हो जाती है, और वाल्व भी अपर और लोअर में जो चेम्बर होते हैं उसके अंदर जो वाल्व होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है वह है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो वो भी कोज कर सकता है क्या, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन को कोज कर सकता है। इसके अलावा जो RHD रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हो सकता है।
इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन, अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है पेशेंट को तो वो भी क्या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को कोज कर सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका एक और आता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये जो वाल्व है ये क्या होता है, इसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स। इसके अंदर जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये इसके अंदर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है कि जो वाल्व है ये कम्प्लीटली नीचे डिसेंड हो जाता है, इस वजह से ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाता है, बैकफ्लो हो जाता है। इसके अलावा SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकता है। फिर इसके अलावा आता है एप्स्टीन एनोमली। एप्स्टीन एनोमली, यहाँ से भी कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि एप्स्टीन एनोमली क्या होता है। एप्स्टीन एनोमली के अंदर क्या होता है कि जो ये वाल्व है ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होना ही क्या बोलते हैं, एप्स्टीन एनोमली बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी जस्ट नीचे इसका वाल्व है वो नीचे आ जाता है। ये प्रोलैप्स भी कह सकते हैं अपन, ट्राइकस्पिड वाल्व का प्रोलैप्स हो जाना। तो ये थी इसकी कोजेज या इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद देखते हैं इसके जो कोजेज है, इसके बाद इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से होते हैं। देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के जो मोस्ट कॉमन जो साइन अपन देखे, साइन या सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो होता है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन क्या होता है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो इर्रेगुलर हो जाती है। नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। इसके अंदर इर्रेगुलर हार्ट बीट। अब इर्रेगुलर हार्ट बीट क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो कम्प्लीटली अच्छे से नहीं हो रही है हार्ट को। इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर पुअर ब्लड सप्लाई होती है हार्ट को, इसलिए आर्टीरियल फिब्रिलेशन अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा फटीग भी क्यों देखने को मिलेगा। फटीग का मतलब होता है थकान होना पेशेंट को। फटीग क्यों होता है, क्योंकि वही ब्लड सप्लाई आगे जो बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो पा रही है, क्योंकि जो बैक फ्लो हो रहा है ब्लड आगे लंग्स में जाके प्योरीफिकेशन होकर वापस बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो पा रहा है, इस वजह से। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा नेक के अंदर। नेक के अंदर डिस्कम्फर्ट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है, इस वजह से जो जुगुलार वेन है वो भी डिस्टेंटेड अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के अंदर पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, क्योंकि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी क्यों होगी, क्योंकि जो लंग्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कम जा रहा है, इस वजह से अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल स्वेलिंग, जो बॉडी के अंदर जनरल स्वेलिंग अपने को देखने को मिलती है, एडिमा, वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। इसके अलावा पेशेंट को भूख नहीं लगी, जो पेशेंट का जो डाइट पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट उसकी कम हो जाएगी। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्ट फेलियर। इसके अंदर हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता है कोई भी वेंट्रिकल, जिसकी वजह से और राइट हो चाहे लेफ्ट साइडेड हो, तो इसके अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, फटीग, डिस्कम्फर्ट इन नेक, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जनरल स्वेलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट या हार्ट फेलियर भी इसके अंदर हो सकता है। फिर इसके बाद आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होता है इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस देखते हैं।
कि इसके कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है जिनसे अपने को पता लग सकता है कि ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन हुआ है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे कि जो भी अपन ने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे हैं कि कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है पेशेंट को, या फिर कोई प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं हुआ है, या पहले कोई हार्ट फेलियर की कंडीशन तो नहीं आई है, या कोई जो कंजेनाइटल डिफेक्ट के बाद जो क्या बोलते हैं उसे वो वो जो था ना क्या था उसको एंडोकार्डाइटिस तो नहीं हुआ है पेशेंट को। तो वो सब अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, या कोई प्रीवियस पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, या फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जेनेटिक्स तो नहीं है, तो वो सब अपने को हिस्ट्री कलेक्ट के अंदर हिस्ट्री कलेक्ट करनी है हिस्ट्री कलेक्शन में। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, अपने को पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है कि पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो अपने को ऑस्कल्ट करनी है, पल्स रेट देखनी है, हार्ट रेट देखनी है, और टेम्परेचर अपने को मॉनिटर करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन डायग्नोसिस है वो है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट की जो हार्ट की जो वाल्व है ट्राइकस्पिड उसकी कंडीशन अपन देखेंगे, उसका विजुअलाइजेशन करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। इसके अलावा अपन CT स्कैन, MRI या चेस्ट एक्सरे भी करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो इससे अपने को जो इमेज है हार्ट की वो अपने को कैप्चर करके अपने को पता लग जाएगा कि हार्ट के जो वाल्व है उसके अंदर डिफ़िकल्टी वो कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई है। तो ये था इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। फिर आता है इसके बाद इसका मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, डायूरेटिक्स क्यों देंगे, डायूरेटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए अपन पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये क्यों देंगे, क्योंकि जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है हार्ट के चेम्बर के अंदर उसको कम करने के लिए ACE इनहिबिटर्स देते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे, बीटा ब्लॉकर क्या काम करती है, बीटा ब्लॉकर क्या करती है कि जो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ रहा है उसको कम करती है, तो उसको वर्कलोड को कम करने के लिए पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ है तो फिर इसको फर्दर क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, यानी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट मोस्टली जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो वाल्व का जो वाल्व डिफ़िकल्टी आती है, कोई से भी वाल्व का, चाहे रिगर्जिटेशन हो चाहे स्टेनोसिस हो, उसके अंदर अपन 2 सर्जरी मेनली करते हैं। एक तो वेल्वुलोप्लास्टी, दूसरा आता है वाल्व रिप्लेसमेंट। वेल्वुलोप्लास्टी और वाल्व रिप्लेसमेंट क्या होता है, वेल्वुलोप्लास्टी में तो क्या करते हैं कि जो वाल्व है उसको रिपेयर कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत वाल्व ख़राब हुआ है तो उसके अंदर वाल्व को रिपेयर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं वेल्वुलोप्लास्टी। इसके अलावा वाल्व रिप्लेसमेंट, अगर पेशेंट का वाल्व ज़्यादा ख़राब हो गया है तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं और दूसरा वाल्व वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, उसे बोलते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट। तो ये था आज की क्लास में अपन ने पढ़ा ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे जो पल्मोनरी वाल्व है उसके स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन। तब तक आप ये क्लास है जो रेगुलर लेते रहिए, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर तो क्लासेस रेगुलर लेते रहिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक इन्फॉर्मेशन मिल सके जो भी क्लासेस हो रही है उसकी। और हाँ, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि जो भी अपने नर्सिंग वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।